हेलो बच्चों वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ इंजीनियर पीपी सर, योर फिजिक्स मेंटोर। चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपन बात करते हैं। पिछले लेक्चर में बच्चों अपन ने बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। तो उसी में नेक्स्ट पार्ट अपन बात करते हैं प्रेरित धारा। तो बच्चों प्रेरित धारा क्या होती है, कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो पिछले लेक्चर में बच्चों अपन ने निकाला था प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू बी एल वी। ये तो हमने निकाला था अधिकतम विद्युत वाहक बल, और हमने सदिश रूप में इसकी वैल्यू निकाली थी E इज इक्वल टू एल वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो ये रिलेशन अपन ने पिछली क्लास में देखा था। इसी में बच्चों आगे अपन बात कर रहे हैं प्रेरित धारा। तो प्रेरित धारा में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि यदि दो चालक पटरियों को प्रतिरोध R से जोड़कर इन पटरियों पर एक चालक, जैसे ये अपन ने बात कर ली कि भाई एक चालक छड़ है PQ जो इन दो पटरियों पे V वेग से इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, और यहां पर बच्चों जो प्रतिरोध है इस चालक छड़ के लिए वो बोल दिया आपको कैपिटल R। तो इस स्थिति में जो प्रेरित धारा यहां पर प्रवाहित होगी बच्चों वो होगी I इज इक्वल टू बी एल वी अपॉन आर। आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बी एल वी क्या है यहाँ पर E, तो आप कह सकते हो I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, और E की वैल्यू होती है बी एल वी। तो बच्चों आप यहां से डायरेक्टली इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट इसके लिए। प्रेरित धारा की दिशा बच्चों फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। तो पिछले लेक्चर में जब अपन ने पढ़ा था धारा के चुंबकीय प्रभाव, वहां पर हमने पढ़ा था बच्चों फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, और यहां पर प्रेरण में हम पढ़ते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि यदि दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा तीनों को परस्पर लंबवत फैला दिया जाए, तो यदि अंगूठा दर्शाता है बच्चों चालक की गति को, तर्जनी दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र को, तो मध्यमा दर्शाएगी यहां पर प्रेरित धारा की दिशा को। तो बड़ा सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। दाहिने हाथ का अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी परस्पर लंबवत फैलानी है। अंगूठे को रखना है आपको चालक की गति की दिशा में, तर्जनी को रखना है आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो आपकी जो मध्यमा है ये व्यक्त करेगी यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा को। तो ये होता है बच्चों फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं चालक पर चुंबकीय बल। अब इस पर चुंबकीय बल कौन सा आरोपित हो रहा है, तो भी अपन ने बोला कि भाई यहाँ पर ये चालक छड़ थी जो L लंबाई की है और ये V वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। तो बच्चों यहाँ पर एक चुंबकीय बल आरोपित होता है इस चालक छड़ पे, और ये चुंबकीय बल होता है ILB या BIL। यह हमने पढ़ा हुआ है धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर में। तो बच्चों इस पे B हो गया ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र, I हो गई यहाँ पर प्रेरित धारा, और L हो गया यहाँ पर लंबाई, चालक की लंबाई। ये अधिकतम बल का अनुभव करता है यहाँ पर। इसी तरीके से ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गए। अगर बच्चों यहां पर हम अभी आई की वैल्यू अभी अपन ने निकाली बी एल वी अपॉन आर, उसको हम प्लेस करते हैं तो बल यहां पर निकल के आता है इस पे आरोपित बल। आई की वैल्यू अभी मैं रखूं यहां पर, ये तो हो गया बी इंटू एल, और आई की वैल्यू होती है बी एल वी अपॉन आर। तो बच्चों इस पे आरोपित चुंबकीय क्षेत्र हो गए, चुंबकीय बल हो गए यहाँ पर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। ये हो गया इस चालक छड़ पे समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आरोपित चुंबकीय बल। चालक छड़ को यदि एक समान वेग से चलाया जाए तो छड़ पर बाहरी आंतरिक बल लगाना होगा जिसका परिमाण Fm के तुल्य एवं दिशा बच्चों इसकी होगी विपरीत। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर ये गतिमान ना हो और हमें चाहिए कि भाई इसको एक समान वेग से चलाया जाए, तो एक समान वेग से चलाने का मतलब बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, यांत्रिकी का कॉन्सेप्ट है कि अगर इसको एक समान वेग से चलाना है इसका मतलब त्वरण हो गया यहाँ पर जीरो। और त्वरण कब जीरो होगा बच्चों, जब इस पर आरोपित बाह्य बल इस पे चुंबकीय बल के बराबर और दिशा में विपरीत हो। इसका मतलब F एक्सटर्नल जो है, F बाह्य जो है वो बच्चों बराबर होगा यहाँ पर परिमाण में किसके, चुंबकीय बल के, लेकिन दिशा होगी विपरीत। तो हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको माइनस FM से। तो ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। कंडीशन क्या है, त्वरण जीरो है, इसका मतलब ये चालक छड़ जो है ये चल रही है एक समान वेग से। त्वरण कब जीरो होगा, जब इसका वेग होगा एक समान, तब यहां पर त्वरण जीरो हो जाएगा। मतलब आरोपित बाह्य बल चुंबकीय बल के समान होगा परिमाण में। चालक की गति के कारण यदि हम खर्च होने वाली शक्ति की बात करें बच्चों यहां पर, तो अभी अपन ने पीछे फॉर्मूला पढ़ा फोर्स के लिए, F इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। और बच्चों शक्ति का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एफ डॉट वी।
P इज इक्वल टू होता है F वेक्टर डॉट V वेक्टर। तो यहां से आप इसमें खर्च होने वाली शक्ति को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी को आप वी से गुणा करोगे तो बच्चों ये रिलेशन आ गया अदिश रूप में बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। इतनी शक्ति खर्च होती है यहां पर इसको गति कराने में। इसी तरीके से बच्चों अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है। यहां पर हमने ये शक्ति निकाली, ये शक्ति यहां पर किसके रूप में खर्च हो रही है? तो बच्चों ये शक्ति हो रही है यहां पर खर्च की गई उष्मा की दर के रूप में, मतलब H अपॉन टी। तो बच्चों यहां पर उष्मा उष्मा के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और यदि हम उष्मा की दर की बात करें तो ये हो गया H अपॉन टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और आई का अभी पीछे अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, ये होता है बी एल वी अपॉन आर। तो आई स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इसको गुणा कर दिया आपने आर से। तो देखिए एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। और बच्चों यही फॉर्मूला अभी अपन ने देखा किसका होता है? शक्ति का होता है। इसका मतलब यहां पर इसकी जो शक्ति है प्रतिरोध में, वे जो विद्युत शक्ति है ये इसमें बराबर होगी उष्मा की दर के। तो ये हम यहां से बता सकते हैं इस प्रकार ये किसका संरक्षण होता है? यहां पर ऊर्जा का संरक्षण होता है। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। तो हम जनरल वे में बच्चों यहां पर कह सकते हैं कि भाई लेंज के नियम में अभी अपन ने पीछे पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि आकर्षण के विरुद्ध या प्रतिकर्षण के विरुद्ध चुंबक को जब हम कुंडली के पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो किया गया कार्य जो है वो खर्च होता है बच्चों उष्मा के रूप में। तो यही चीज हमने यहां पर गणितीय रूप में व्यक्त करी है। चालक छड़ की ऊर्ध्वाधर तल में गति। तो ऊर्ध्वाधर तल में यदि हम गति की बात करें तो देखिए हमने यहां पर ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर ले लिया, वापस से समरूप चुंबकीय क्षेत्र ले लिया। और अब तक हमने बात करी है इसकी क्षैतिज तल में गति की। अब हम इसको ऊर्ध्वाधर तल में वाई दिशा में हम इसको गति करवा रहे हैं यहां पर। तो इस स्थिति में देखिए बच्चों क्या होगा कि जब t इज इक्वल टू 0 है तो हमने बोल दिया कि भाई ये यहां पर इन दोनों पटरियों पर फिसलने के लिए मुक्त है। तो फिसलेगी किस वजह से? अपने भार के कारण से। तो बच्चों नीचे तो इस पे बल लगेगा mg, नीचे तो इस पे बल लगेगा mg, और इसको नीचे फिसलने से रोकेगा कौन? वो करेगा बच्चों यहां पर चुंबकीय बल लगेगा यहां पर ऊपर की तरफ। तो इस स्थिति में छड़ का भार तो नियत रहेगा, लेकिन यहां पर प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल और चुंबकीय बल, इन तीनों के मान बच्चों यहां पर बढ़ेंगे। तो विराम से जब ये गिरेगी उस स्थिति में हमने क्या बोल दिया? कौन संतुलित कर रहा है यहां पर? mg को, चुंबकीय बल। तो F बराबर हो गया बच्चों mg, और अभी चुंबकीय बल हमने देखा ये होता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इज इक्वल टू mg। तो यहां पर जिस वेग से ये छड़ नीचे की ओर चलती है वो वेग आपसे पूछा जा सकता है, आपसे चुंबकीय क्षेत्र पूछा जा सकता है। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। कब? जब आपकी छड़ जो है, चालक छड़ जो है वो ऊर्ध्वाधर तल में गति करने के लिए स्वतंत्र हो, उस स्थिति में ये कंडीशन होगी। इसी तरीके से अगर हम यहां पर इसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तल से हटा के और अब इसको नत्तल पे व्यवस्थित कर दें, किसी झुके हुए तल पे हम रखें, तो बच्चों इस स्थिति में क्या होगा? कंडीशन आपको वही ध्यान रखनी है, जब ये नीचे की ओर फिसलेगी तो बच्चों उस स्थिति में इसका भार तो होगा नीचे की ओर। अब यहां पर यदि हम बोलें कि भाई इसका जो तल है ये थीटा कोण से उठा हुआ है, तो वेग के बच्चों हम यहां पर घटक कर देंगे। वेग के घटक करेंगे तो देखिए ये वेग हो गए यहां पर जो थीटा कोण से चल रहा है यहां पर, तो थीटा कोण से चल रहा है, ये कोण थीटा हो गया। तो बच्चों यहां पर देखिए इसके क्षैतिज घटक हम बनाए ये इस तरीके से, तो ये वाला कोण अगर थीटा है यहां पर, तो इस ऊर्ध्वाधर के साथ में यहां पर ये वाला जो कोण बनता है ये भी आपका थीटा रहेगा। तो ये इधर वाला कोण बन गया बच्चों, इसमें ये वाला कोण कितना बन गया यहाँ पर? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला कोण बन जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये वाला कोण बन गया। अब इसके घटक करें तो ये नीचे की तरफ तो घटक हो गया v कोस 90 माइनस थीटा, और क्षैतिज दिशा में घटक हो गया इसका v साइन 90 माइनस थीटा। इसका मतलब सिंपल सा है कि यहां पर जब भी हम इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करते हैं तो घटक लेंगे बच्चों हम क्षैतिज यहां पर। तो ये हो गया बी वी, और बी और v का घटक हो गया v साइन 90 माइनस थीटा, तो v साइन 90 माइनस थीटा इंटू एल, और साइन 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कोस थीटा, तो हमने बोल दिया बी वी एल कोस थीटा या बी एल वी कोस थीटा। बस ये चीज ध्यान रखनी है। तो क्या कंडीशन, क्या कॉन्सेप्ट बन गया
कि अगर आपकी चालक छड़ किसी नत्तल पर फिसल रही है या नत्तल पर गति कर रही है, किसी v वेग से नीचे की ओर चल रही है, तो यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया BLV cos थीटा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसी से आपको धारा पूछ ली जाए तो आप धारा बता सकते हो BLV cos थीटा अपॉन R, यदि कुंडली का प्रतिरोध R है। यदि छड़ नीचे की ओर नियत वेग से फिसले, यदि छड़ नीचे की ओर नियत वेग से फिसल रही है, ये हमने इसके कंपोनेंट कर दिए, वापस से देखिए mg, भार तो हो गया इस पे mg नीचे की ओर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसके घटक भार के रूप में, तो mg हो गया नीचे की ओर, ये चुंबकीय बल लग गया इस पे पीछे की ओर -x दिशा में। तो mg का घटक किया तो एक तो इसका क्षैतिज घटक आ गया बच्चों mg cos 90 - थीटा ऊर्ध्वाधर तल पे नीचे की ओर, और दूसरा घटक आ गया इसका, ये एंगल है बच्चों यहाँ पर 90 - थीटा। तो इस तरीके से जब हम इसके कंपोनेंट करते हैं तो देखिए FM cos थीटा को यहां पर संतुलित कर रहा है कौन, mg cos 90 - थीटा। तो ये अच्छा, वापस से हमने दोनों बलों को संतुलित किया है, इसका मतलब यहां से क्या पता चल रहा है कि भाई यहां पर वापस से त्वरण की वैल्यू क्या है, 0। क्यों? क्योंकि आपकी जो छड़ है ये एक समान वेग से चल रही है नीचे, एक समान वेग से चलेगी तो त्वरण की वैल्यू 0। इसका मतलब ऊपर की ओर लगने वाला जो बल है वो नीचे की ओर लगने वाले बल को कर देगा यहाँ पर संतुलित। तो यहां से बच्चों आप इसका कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो, FM cos थीटा इज इक्वल टू mg cos 90 - थीटा। तो cos 90 - थीटा हो गया बच्चों sin थीटा, तो ये हो गया mg sin थीटा। तो Fm की वैल्यू आपको मिल गई, चुंबकीय बल हो गया बच्चों यहाँ पर mg इंटू टेन थीटा। चुंबकीय बल अब की बार बराबर हो गया mg इंटू टेन थीटा। अब यहां से आप Fm की वैल्यू रख के और वेग निकाल सकते हो, किस वेग से नीचे की तरफ चलेगा ये। इसी तरीके से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में ट्रेन की गति, हवाई जहाज की गति, तो बच्चों दोनों ही स्थितियों में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ पर ट्रेन की बात करेंगे कि भाई पटरियों पे ट्रेन चल रही है या कोई हवाई जहाज उड़ रहा है हवा में, तो इनके हवाई जहाज के पंखों के बीच में प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ लेगा या दोनों पटरियों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ लेगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बड़ा सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कि भाई इस तरीके से ट्रेन की पटरियां हैं, इन दोनों के बीच में आपको पूछेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो बच्चों यहां पर अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दे दे तब तो कोई चुंबकीय फ्लक्स में कटिंग नहीं होगी, और चुंबकीय फ्लक्स में जब तक कटिंग नहीं होगी तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर होगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक BV। तो BV, ट्रेन चल रही थी आपके V वेग से और दोनों पटरियों के बीच की दूरी बच्चों आपको बोल दी L। तो इस स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल बन जाएगा आपका BV इंटू LV, जहां पर BV क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। सेम कॉन्सेप्ट बच्चों होगा हवाई जहाज के लिए, क्योंकि यहां पर हवाई जहाज भी चलेगा तो क्षैतिज दिशा में चलेगा, क्षैतिज दिशा में चलेगा तो क्षैतिज घटक जो होगा चुंबकीय क्षेत्र का वो तो 0 प्रेरित विद्युत वाहक बल दर्शाएगा, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक बताएगा यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हम लेंगे फिर से यहाँ पर BV ऊर्ध्वाधर घटक। तीसरी चीज की अपन बात करते हैं नेक्स्ट, कक्षीय उपग्रह। ऐसे कृत्रिम उपग्रह जो अपनी कक्षा में चक्कर लगाते जा रहे हैं, तो यहां पर यदि धात्विक सतह का बना हुआ कृत्रिम उपग्रह का कक्षीय तल पृथ्वी के विषुवतीय तल के संपाती हो तो इसमें कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, और यदि कक्षीय तल विषुवत तल से कोई कोण बनाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। विषुवत तल का मतलब होता है बच्चों निरक्ष के अनुदिश, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट कि अगर निरक्ष के अनुदिश हुआ तो वहां पर कोई भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन अगर निरक्ष से किसी कोण पे है तो उस स्थिति में यहां पर इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं धात्विक फ्रेम की एक समान या असमान चुंबकीय क्षेत्र में स्थानांतरणीय गति। कोई धात्विक फ्रेम है, किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी आकार आकृति का हो सकता है, ये धात्विक फ्रेम जिसकी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मान लिया हमारे पास ये एक धात्विक फ्रेम है इस तरीके से, और ये धात्विक फ्रेम V वेग से गतिमान है, ठीक है। तो ये क्षैतिज दिशा के साथ में हमने मान लिया कि ये कोण जो बन रहे हैं वो अल्फा कोण है, और इसके दोनों सिरों को बोल दिया हमने PQ, दोनों सिरों को बोल दिया PQ। तो बच्चों इस स्थिति में जब ये किसी भी आकार आकृति का हो, जब प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करते हैं तो ये उत्पन्न होता है हमेशा दो सिरों के मध्य। तो ये
इन दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो हमें लंबाई भी चाहिए इन्हीं दोनों सिरों के मध्य। तो हम यहाँ पर घटक करते हैं, मान लो कि भाई दोनों भाग जो है वो समान लंबाई के हैं। तो बच्चों यदि हम इसका घटक करें तो देखिए ये यहां से यहां तक का घटक हो गया एल साइन एल्फा, और यहां से यहां तक का घटक हो गया एल साइन फाई। तो यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हो इसके लिए। देखिए इस तरीके से क्या कह सकते हैं हम कि भाई ये एक तरीके से विद्युत वाहक बल लगा हुआ है, इसमें एक भाग में ये होगा, एक भाग में ये होगा। तो अगर ओपी भाग की बात की जाए तो बच्चों यहां पर देखिए वी ओ की वैल्यू आ गई बी वी एल साइन फाई। हमने क्या बात करी, यहां से यहां तक ये क्या है एल साइन फाई प्रभावी लंबाई, तो बी वी इंटू एल साइन फाई। और इसी तरीके से क्यूपी भाग के लिए हो गया ये बी वी इंटू एल साइन फाई। या बच्चों आप डायरेक्टली अगर बात करो तो मैंने अभी एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताया कि भाई हम जो लंबाई लेते हैं वो लेते हैं दोनों सिरों के मध्य। तो दोनों सिरों के मध्य क्या हो गया एल साइन फाई प्लस एल साइन फाई। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो गया 2BLV साइन फाई, जहां पर फाई या एल्फा या फाई जो भी मैं कोण की बात कर रहा हूं ये हो गया इन दोनों भागों के मध्य कोण क्षैतिज के साथ में। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया यहां पर एक स्थिति में। दूसरी स्थिति, अब मान लिया कि भाई ये किसी चाप के रूप में कोई अर्धवृत्त के रूप में ये मुड़ा हुआ है इस स्थिति में, तो बच्चों यहां पर भी हम प्रभावी लंबाई लेंगे इन दोनों सिरों के मध्य, और ये प्रभावी लंबाई हो गई इसके व्यास के बराबर। यदि इसकी त्रिज्या हम बोलते हैं r, तो बच्चों ये प्रभावी लंबाई हो गई यहाँ पर 2r। तो इस वाली स्थिति में तो कॉन्सेप्ट वही है E इज इक्वल टू बी एल वी, लेकिन L कौन सी होगी प्रभावी। तो E इज इक्वल टू बी वी और L की जगह बोल देंगे बच्चों 2r। तो ये 2 लगा दिया मैंने शुरू में, तो क्या हो गया यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 2BVR। बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब किसी भी आकृति की बात कर ली जाए, ये तो हमने बात कर ली जनरल आकृतियां जो किसी भी एंगल पे एक दूसरे के साथ मुड़ी हुई थी। अगर मैं यहां पर बात करूं बंद आकृतियों की, बंद लूप की बात करता हूं, तो अगर किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी बंद लूप आपका रखा हुआ है तो उस स्थिति में उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा 0। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, अभी मैंने क्या बताया कि आपको चाहिए प्रारंभिक और अंतिम सिरे के मध्य प्रभावी लंबाई। तो अगर ये जुड़े हुए हैं तो प्रभावी लंबाई होगी बच्चों 0, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू क्या बन गई 0। तो तीनों फिगर देख लीजिए यहां पर, अगर बंद फिगर आप कोई भी देखते हो, बंद आकृति कोई भी देखते हो, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा 0। यहां पर सेम तरीके से इसमें, अब यहां पर क्यों अपन इस चीज को 0 ले रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों के बीच में प्रभावी लंबाई हो गई ये, और इसका वेग है ये इस दिशा में, वेग है इसका इस दिशा में। हमने इसका जो मेन फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों वो वापस से उठाओ, एल वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ये हो गया यहां पर। ठीक है, तो देखिए ये इसकी लंबाई और जो वेग है वो दोनों समान दिशा में हो गई, समान दिशा में होते ही बच्चों ई की वैल्यू हो गई 0। यहां से ये कॉन्सेप्ट उठा है, क्लियर, सेम कॉन्सेप्ट यहां उठ गए। तो आपको जब ये किसी कोण से झुके हुए हैं तब भी आपको ध्यान ये रखना है कि भाई उसकी लंबाई, देखिए 0 विद्युत वाहक बल के लिए बच्चों मैंने आपको कंडीशंस बताई हुई हैं। क्या कंडीशंस बताई हुई हैं कि यदि L समांतर हो गया B के, L समांतर हो गया V के, या B समांतर हो गया V के, तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर आप देखते हो तो हमेशा ही प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा 0। और यहां पर यही हो रही है, यहां पर भी अगर दोनों सिरों के मध्य में प्रभावी लंबाई की बात करता हूं तो देखिए बच्चों ये होगी इसके वेग की दिशा में, इसके वेग की दिशा में, तो उस स्थिति में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा 0। तो ये जो 5 स्थितियां हमने देखी है, पांचों स्थितियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल है 0। चलिए बच्चों इसी तरीके से हम बात करते हैं, ये तो हमने बात करी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं असमान चुंबकीय क्षेत्र में, कि यदि कोई असमान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी धात्विक फ्रेम आपका है और उसकी गति की वजह से आपको निकालना हो प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो क्या कॉन्सेप्ट होगा। चलिए बच्चों देखते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले बच्चों अपन ने ले लिया कि ये दो फ्रेम्स हैं अपने पास इस तरीके से, एक समांतर तार है और दूसरा इससे किसी x दूरी पर आपको एक वर्गाकार लूप दिया हुआ है। यहां पर आपको कह रहा है कि वर्गाकार लूप जो है वो v वेग से गतिमान है, तो बताइए यहां पर क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो बच्चों देखिए अगर मैं दोनों स्थितियों में अब की बार यहां से इस वाले चालक से मैं पहले भाग की बात करता हूं, इसको बोल दिया मैंने फर्स्ट और इसको बोल दिया सेकंड। तो बच्चों पहले वाले भाग की बात करता हूं, तो देखिए चालक तार से किसी x दूरी पर हम जब भी चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो बच्चों इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। तो B इज इक्वल टू यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, अगर इसमें फेरों की संख्या 1 है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर की जगह बच्चों यहां पर दूरी दी हुई है x।
तो ये तो हो गई आपकी B1 की वैल्यू। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करें तो बच्चों यहां पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। तो यहां पर चेंज किसमें होगा, दूरी में। पहली वाली भुजा x दूरी पर है, अगली भुजा कितनी दूरी पर हो गई, यहां से यहां तक बच्चों अब की बार ये दूरी हो गई a, इसकी भुजा दी हुई है तो ये हो गया x प्लस ए। तो B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, B2 इज इक्वल टू हो गया म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई इंटू एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए। ये हो गई बच्चों यहां पर B2 की वैल्यू। तो हुआ क्या यहां पर कि जैसे ही हम B2 की तरफ चले, मतलब दूरी बढ़ी तो चुंबकीय क्षेत्र घटा, इसका मतलब B2 की वैल्यू कम है, B1 की वैल्यू ज्यादा है। तो जिसमें B2 की वैल्यू कम है तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कम होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कम होगा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करें, दोनों भुजाएं जो है वो v वेग से गतिमान है। तो बच्चों यहां पर एक चीज तो ये हो गई कि अगर आप परिणामी प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालोगे तो ये हो गया E1 माइनस E2। क्यों, क्योंकि E1 की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर B1 चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा है तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर भी ज्यादा होगी। तो E1 माइनस E2 ये हमने यहां पर बोल दिया। अब E की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो बच्चों इसका भी कॉन्सेप्ट अभी अपन ने पढ़ा। इसकी लंबाई कितनी है, दोनों की लंबाई 1 और 2, दोनों भुजाओं की लंबाई है a, और फॉर्मूला होता है हमारा E इज इक्वल टू BLV। तो यहां पर हो गया ये BAV, तो यहां पर तो हो गया B1AV। तो क्या बोला हमने, E1 की वैल्यू तो क्या हो गई बच्चों B1AV, और B2 E2 की वैल्यू हो गई ये B2AV। AV ले लिया हमने कॉमन, तो ये आ गया B1 माइनस B2, जहां पर A तो है बच्चों यहां पर इसकी भुजा, और V है वो वेग जिससे दोनों भुजाएं गतिमान है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। B1 B2 की वैल्यूज प्लेस करो, तो ये मैंने बता ही दिया कैसे निकलेगी B1 B2 की वैल्यू। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र पे निर्भर कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र असमान है यहां पर। अब देखते हैं बच्चों पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कि किस तरीके के सवाल बन सकते हैं यहां पर। तो आपको बोल दिया जैसे कि भाई एक 2 मीटर लंबा चालक तार है और इसमें 1 मीटर पर सेकंड के वेग से 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है, ठीक है। तो क्या बोल दिया आपको, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 1 मीटर पर सेकंड के वेग से 2 मीटर लंबा तार गतिमान है। तो इस चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो सीधा फॉर्मूला लगाना है बच्चों BLV। बी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है और वी दिया हुआ है, सीधे कैलकुलेशन करनी है यहां पर आपको, तो आंसर निकलेगा यहां से। इसी तरीके से अगले पैटर्न के क्वेश्चन की बात करें तो ये अगला पैटर्न का एक क्वेश्चन दे दिया। ये आपको दे दिया यहां पर कि एक तांबे की छड़ है जिसको चुंबकीय क्षेत्र बी से लंबवत बाहर की ओर खींचा जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत इसको बाहर की ओर खींचा जाता है। तो देखिए क्या क्या बोल दिया क्वेश्चन में, ऑप्शन आपको दे दिए कि P और Q पर समान विभव उत्पन्न होगा जो कि धनात्मक होगा। अच्छा, P और Q ऊपर वाले सिरे और नीचे वाले सिरे की बात कर रहा है बच्चों इस छड़ में, और इसको लंबवत खींचा जा रहा है यहां से। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर, सबसे पहले तो फ्लेमिंग का जो दायां हाथ का नियम है उससे प्रेरित धारा की दिशा निकाल लो यहाँ पर। तो प्रेरित धारा की दिशा निकालने के लिए अभी अपन ने पढ़ा चालक की गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ से आ जाएगा वेग। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसमें प्रेरित धारा की दिशा की बात करें तो ये निकाल दी प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, Q से P की ओर, Q से P की ओर, यहां से आप निकाल सकते हो। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये इसकी गति की दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो बच्चों ये जो मध्यमा होगी ये दर्शाएगी प्रेरित धारा की दिशा, ये ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर है मतलब P की ओर, Q से P की ओर होगी। इसका मतलब P जो है वो होगा बच्चों उच्च विभव पर, Q जो है वो होगा उच्च विभव पर। तो यहां से आप बता सकते हो किसका विभव ज्यादा होगा। तो Q से P की ओर धारा प्रवाहित होगी, मतलब P होगा यहाँ पर उच्च विभव पर, प्रेरित धारा की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में बोल दिया कि निम्न चित्र में दिखाए गए चालक पर एक विभवांतर उत्पन्न होगा यदि चालक निम्न दिशा में गति करे। तो चालक किस दिशा में गति करेगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बोल दिया आपको N2S, चालक की लंबाई ये दे दिया आपको। अब वापस से आपको लगाना है यहाँ पर दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, और दाएं हाथ के नियम से हमें पूछा है इसने चालक किस दिशा में गति करेगा। तो चालक की गति की दिशा पूछिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तो हमने कर दी है, तर्जनी को कर दिया, और इसमें गति की दिशा हमें पूछी है, गति हमें अंगूठे से दर्शानी है, चुंबकीय क्षेत्र हो ही गया, और ये हो गई यहाँ पर धारा की दिशा जो बता रखी है हमें प्रेरित धारा नीचे की ओर। तो बिल्कुल बच्चों ये अंगूठा हो गया ऊपर की तरफ, मतलब किस दिशा में होगा ये एम की तरफ, गति किस तरफ करेगा ये ऊपर की तरफ गति करेगा यहाँ पर। तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें एम, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसमें। चलिए एक और पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। एक धात्विक तार है
और इस धात्विक तार को एक वर्गाकार लूप में बना दिया बच्चों ABCD, और ये स्वयं के तल में v वेग से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। कौन सी भुजा में प्रेरित होगा बच्चों, ये बताना है यहां पर। तो देखिए ABCD ये बोला है, तो AB और जो DC भुजाएं हैं बच्चों, ये तो हो गई इसकी वेग की दिशा में, वेग की दिशा में ही हो गई, तो इनमें तो कोई भी फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। और AD और BC भुजाएं हैं इसमें वेग के लंबवत और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत हैं। इसका मतलब इन दोनों भुजाओं में यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो कौन कौन सी भुजाएं, AD और BC। तो ऐसा जो ऑप्शन जिसमें AD और BC दोनों दे रखे हैं बच्चों, वही करेक्ट हो जाएगा। तो AD और BC दोनों में डी ऑप्शन हो गया है करेक्ट यहां पर। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलाड़ी 3 मीटर लंबी लोहे की छड़ को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूर्व की ओर दौड़ता है, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बोल दिया 4 गुणा 10 की घात -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यदि वह छड़ को पहले क्षैतिज में और फिर ऊर्ध्वाधर स्थिति में लेकर दौड़ता है, तो दोनों स्थितियों में छड़ के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बताइए। तो देखिए अब क्या बोला हमने, क्षैतिज दिशा में जब वो दौड़ रहा है, तो एक चीज तो यहीं पे क्लियर हो गई कि उसकी लंबाई और उसमें उसकी लंबाई के अनुदिश, तो उसमें हमने बोल दिया वेग उसी दिशा में लेके दौड़ रहे हैं, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बच्चों बन जाएगा यहाँ पर 0। लेकिन ऊर्ध्वाधर स्थिति में जब उसको पकड़ के दौड़ेगा, उस स्थिति में छड़ में क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो BLV फॉर्मूले से। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बोल दिया बच्चों, BH या H की वैल्यू दे दी, और एक 2 मीटर लंबी धात्विक छड़ पूर्व पश्चिम दिशा में इस प्रकार स्थित है कि इसका A सिरा पूर्व की ओर है, और यह छड़ 50 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है। तो छड़ का कौन सा सिरा धनावेशित हो जाएगा, उन छड़ के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा। तो क्या बोल दिया, A सिरा है पूर्व की ओर, ये बोल दिया बच्चों हमें यहां पर NSEW। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बोल दिया हमें 2 मीटर लंबी धात्विक छड़ पूर्व पश्चिम दिशा में इस प्रकार स्थित है, ये पूर्व पश्चिम दिशा में इस प्रकार स्थित है कि इसका A सिरा पूर्व की ओर है। तो A सिरा इसका पूर्व की ओर है, A इस तरफ है पूर्व की ओर, और नियत वेग से छड़ गिर रही है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो छड़ का कौन सा सिरा धनावेशित हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, जब ये छड़ नीचे की ओर होगी, चुंबकीय क्षेत्र हमें इस दिशा में दिया हुआ है, और मतलब गति की दिशा बोल दी इसमें नीचे की ओर, तो वापस से फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लगाओ। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तो आपकी तर्जनी हो गई, गति की दिशा में हो गया अंगूठा। तो बच्चों इस पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो लगेगा ऊपर की ओर, प्रेरित विद्युत वाहक बल लगेगा ऊपर की ओर, तो इसका जो A सिरा है वो बन जाएगा बच्चों इसका धनावेशित विपरीत दिशा में। तो A सिरा बन जाएगा इसका धनावेशित, और प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना हो तो ये डायरेक्टली आपका निकल जाएगा BLV से निकल जाएगा यहां पर। तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चंस। अब बात करते हैं अपन, अब तक अपन ने बात करी कि गति के कारण से किस प्रकार प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही थी। अब हम बात करेंगे बच्चों घूर्णन के कारण से। तो घूर्णन के कारण किस प्रकार प्रेरित विद्युत वाहक बल या गतिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चालक छड़ के घूर्णन की। तो मान लीजिए हमारे पास कोई L लंबाई की चालक छड़ है, ये L लंबाई की कोई चालक छड़ है, जिसका एक सिरा तो हमने कर दिया हिंज, मतलब फिक्स कर दिया, एक सिरा हमने इसका फिक्स कर दिया, और दूसरा सिरा इस तरीके से यहां पर ये घूर्णन कर रही है कि ये एक वर्ताकार मार्ग में चले, किसी ओमेगा कोणीय वेग से हमने बोल दिया कि भाई ये घूर्णन कर रही है, और इसका जो दूसरा सिरा है इसकी परिधि पे हो और पहला सिरा इसके केंद्र पे बन जाए। तो बच्चों इस छड़ की जो लंबाई है वो बन गई इसकी त्रिज्या के बराबर। मान लो ये ओमेगा कोणीय वेग से, ओमेगा कोणीय आवर्ती से घूर्णन कर रही है। तो बच्चों यहां पर इस कंडीशन में जब हम इसके प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करते हैं, तो कंडीशन क्या होती है कि भाई कहीं पर कोई अल्पांश मान लो, और उस अल्पांश के कारण निकाल दो प्रेरित विद्युत वाहक बल, और फिर पूरी लंबाई के कारण निकाल दो। तो बच्चों हम बोलते हैं यहां पर कि अल्पांश के कारण, अगर अल्पांश को मैं DL बोलता हूं और ये स्मॉल l दूरी पर है, तो बच्चों यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल बन जाएगा BVDL। और इतनी दूरी में जब हम इसके घूर्णन की बात करते हैं, तो यहां पर V को अगर मैं ओमेगा के टर्म से बोलूं, तो बच्चों V इज इक्वल टू हो गया आपका L ओमेगा,
और हम इसको समाकलन कर दें कुल विद्युत वाहक बल निकालने के लिए बी ओमेगा एल डी एल को 0 से कैपिटल एल, मतलब संपूर्ण लंबाई के लिए। तो बच्चों यहां से आपको वैल्यू निकल के मिलती है इसकी E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, जहां पर बी है समरूप चुंबकीय क्षेत्र जिसमें आपकी छड़ घूर्णन कर रही है, ओमेगा है इसकी कोणीय आवर्ती या कोणीय वेग, और कैपिटल एल है इसकी कुल लंबाई। ये चीज आप यहां से बोल सकते हो। इसके बाद आप अपने हिसाब से जैसे क्वेश्चन की डिमांड है, आवर्ती दी हुई है तो ओमेगा की जगह आप बोल सकते हो 2 पाई एफ। अगर आवर्त काल दिया हुआ है तो आप इसको बोल सकते हो बच्चों 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो फॉर्मूले को वेरीफाई आप कर सकते हो अपने हिसाब से, इसको वेरी चेंज कर सकते हो। इसको आपको यूज करना है सिर्फ ये वाला फॉर्मूला, इसमें आप क्वेश्चन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। यदि उपरोक्त छड़ को, अब देखिए कंडीशन क्या है यहां पर, यदि उपरोक्त छड़ को इसके मध्य बिंदु से जाने वाली एवं इसकी लंबाई के लंबवत एक्स के परित घूर्णन कराया जाए। अब इस तरीके से घूर्णन करा रहा है इसको, मान लो कि ये हमारी छड़ थी और इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली एक्स के सापेक्ष, इस वाली एक्स के सापेक्ष घूर्णन करा रहा है इसको। तो इस स्थिति में घूर्णी एक्स के दोनों ओर समान दूरी पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर सदैव शून्य होगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि इधर भी लंबाई समान, इधर भी लंबाई समान, लेकिन दोनों सिरों के मध्य जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसकी दिशाएं परस्पर विपरीत होंगी, जिसके कारण से, या यूं बोले कि इनका परिमाण क्या होगा, एक तरफ धनात्मक तो दूसरी तरफ ऋणात्मक, जिसके कारण से कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बन जाएगा बच्चों 0। तो देखिए जितना एक भाग में होगा उतना ही दूसरे भाग में होगा, तो परिणामी क्या हो गया बच्चों यहाँ पर 0। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है इसमें। इसी तरीके से साइकिल के पहिए के घूर्णन की बात करें तो बच्चों साइकिल के पहिए में क्या होती है, कई सारी स्पोक्स होती है, कई सारी ताने इसमें होती है, और ये जब भी हम इसके घूर्णन की बात करते हैं तो ये अपनी एक्स के सापेक्ष यहाँ पर मध्य भाग अपनी धुरी के सापेक्ष ये घूर्णन करती है। तो यहाँ पर भी पूरा वर्तीय पथ होता है। मान लीजिए भाई यहाँ पर एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र आपको दिया हुआ है, तो इस स्थिति में क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि भाई प्रत्येक तान जो है वो ई विद्युत वाहक बल वाले एक सेल की भांति व्यवहार करती है। सारी धात्विक तान है, धातु की बनी हुई है सारी, तो प्रत्येक ही एक सेल की तरह व्यवहार करेगी, और सभी के लिए सारे ये एक दूसरे के साथ कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में, क्योंकि सबका एक सिरा एक जगह पे और दूसरा सिरा दूसरी जगह पे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब सारी ताने यहाँ पर सेल की तरह व्यवहार करेंगी और प्रत्येक तान का जो विद्युत वाहक बल है वो समान होगा। तो ये चीज हमने बोल दी। इसका मतलब इस स्थिति में यदि तानों की संख्या कैपिटल एन है, तानों की संख्या आपको बोल दी जाए कि भाई 10 स्पोक्स हैं, 10 ताने हैं यहाँ पर, तो बचाओ कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान तानों की संख्या पर निर्भर नहीं करता। क्यों निर्भर नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में होते हैं और समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मान समान होता है। ध्यान रखिए ये चीज। तो ई तुल्य जो है ये हमेशा निकल के आएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, मतलब एन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने ताने हैं उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि पहिया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज तल में घूमता है तब B इज इक्वल टू बीवी। तो क्या कॉन्सेप्ट है, अगर क्षैतिज तल में घूमेगा बच्चों, अगर क्षैतिज तल में घूमेगा तो उस स्थिति में तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का होगा ऊर्ध्वाधर घटक। क्यों, क्योंकि क्षैतिज घटक में तो चुंबकीय फ्लक्स में कटिंग नहीं होगी। और अगर ये ऊर्ध्वाधर तल में घूमता है, ऊर्ध्वाधर तल में घूर्णन करेगा, उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होगा, तब यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। ध्यान रखिए इन चीजों का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों फैराडे का तांबे की चक्ति का जनित्र। तांबे की चक्ति का जनित्र, या इसको आप सिंपल सा कह सकते हो कि भाई एक तांबे की चक्ति है, अगर इसको भी घूर्णन कराया जाए समरूप चुंबकीय क्षेत्र में तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो सेम चीज यहां पर कि मान लीजिए कोई समरूप चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें कोई एक चक्ति है, धात्विक चक्ति है, जिसको घूर्णन कराया जा रहा है। तो इसको घूर्णन कराएंगे तो बच्चों बड़ा सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इसको घूर्णन कराया जाएगा तो यहाँ पर ये कट करेगी, चुंबकीय फ्लक्स को कट करेगी, और कट करने की वजह से यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो यदि मान ली हमने कि इसकी त्रिज्या है स्मॉल r, तो उस स्थिति में बच्चों ये E इज इक्वल टू बन जाएगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट इसका रहेगा जो अभी अपन ने निकाला किसी चालक छड़ के लिए। तो यहां पर हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। अगर चक्ति का आपको क्षेत्रफल दे दे
तो बच्चों क्षेत्रफल होता है चक्ति का पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं E इज इक्वल टू बी ए एफ, E इज इक्वल टू बी ए एफ, जहां पर B है चुंबकीय क्षेत्र, A है चक्ति का क्षेत्रफल और F है आवर्ती। तो आवर्ती के पदों में भी आप देख सकते हो। यदि एक धारामापी चक्ति के दो सतही बिंदुओं या व्यास के विपरीत सिरों के मध्य लगाया जाए तो इसका पाठ्यांक 0 होगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट अभी अपन ने पीछे पढ़ा हुआ है कि दोनों सिरों पर विभव का मान कैसा होगा, समान होगा, इसलिए परिणामी क्या हो गया बच्चों, 0। चलिए बच्चों, इसी तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं कि अब आपको दे दिया जाए कोई अर्धवर्ताकार चालक लूप। तो अर्धवर्ताकार चालक लूप को यदि किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आप घूर्णन कराते हो ओमेगा कोणीय वेग से, तो क्या होगा यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो देखिए बच्चों, डायग्राम से देखते हैं। मान लीजिए ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें पहली तरफ कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, दूसरी तरफ यहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है समरूप। तो इसमें जब ये घूर्णन करेगी तो घूर्णन करते हुए जब ये चुंबकीय क्षेत्र में किसी थीटा कोण से एंटर करती है, थीटा कोण से प्रवेश करती है, तो बच्चों इस थीटा का मान क्या हो गया, मान लीजिए टी समय में ये आती है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, इसका कुछ भाग मतलब थीटा भाग। तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है बच्चों थीटा अपॉन टी, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय, या इसको आप कह सकते हो कोणीय आवर्ती बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया बच्चों ओमेगा टी। तो मान लीजिए ये ओमेगा कोणीय आवर्ती से घूर्णन करते हुए चुंबकीय क्षेत्र में एंटर करती है, तो इतना भाग यहां पर इसके अंदर प्रवेश करता है, तो इतने ही भाग में यहां पर प्रेरण की घटना होगी। ठीक है, तो टी समय में लूप के द्वारा क्षेत्र 2 में उत्पन्न क्षेत्रफल या वह क्षेत्रफल जिससे फ्लक्स संबंध चुंबकीय फ्लक्स संबंध हो वो क्या हो गया। तो अब इस उतने भाग का, तो देखिए बच्चों इतने भाग का यदि हम क्षेत्रफल यहां पर निकालते हैं तो इसका क्षेत्रफल देखिए, अभी अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा, A इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर थीटा इंटू आर थीटा। आर थीटा क्या हो गया, इस चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई, ये हो गया आर इंटू थीटा। तो 1/2 आर इंटू आर थीटा, या इसको हम बोल सकते हैं 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह बच्चों हम रख दें ओमेगा टी, तो ये हो गया 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां से देखिए ये इसकी ए की वैल्यू मिल गई। अगर हम इसके क्षेत्रफल में समय के साथ परिवर्तन की बात करें, अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। तो यहां पर बच्चों हम निकालें डी ए अपॉन डी टी, तो ये बन गया हाफ ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ ओमेगा आर स्क्वायर, ये मिल गया आपको डी ए अपॉन डी टी। अब आप निकाल सकते हो यहां पर E की वैल्यू, E इज इक्वल टू होता है डी फाई अपॉन डी टी। फाई इज इक्वल टू रख दीजिए बच्चों बी ए, तो बी आ गया बाहर और ये इसको आपने लिख दिया डी ए अपॉन डी टी। तो क्या मिल गई इसकी वैल्यू, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, बी ओमेगा आर स्क्वायर। मतलब यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट हुआ जो पीछे आपने अभी चक्ति के लिए पढ़ा। आवर्ती विद्युत चुंबकीय प्रेरण, आवर्ती मतलब अब यदि कोण में परिवर्तन हो, कोण में परिवर्तन होगा तो बच्चों जो प्रेरण की घटना है उसको हम बोलते हैं आवर्ती प्रेरण। तो आवर्ती किस तरीके से, पीरियोडिक किस तरीके से होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आवर्ती विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस तरीके से होता है, चलिए बात करते हैं। तो मान ली बच्चों हमने कि भाई कोई एन फेरों वाली एक आयताकार कुंडली है, एन फेरों वाली एक आयताकार कुंडली है, वो किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोणीय वेग ओमेगा से इसकी एक्स के अनुदिश या इसकी एक्स के लंबवत ये घूर्णन कराई जाती है। यहाँ पर इसके तल के लंबवत यह है और इसको यहाँ पर ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कराया जा रहा है। तो बच्चों वापस से देखिए यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका ओमेगा टी, जो अभी अपन ने पीछे बात करी थी कि हर बार इसकी कोणीय स्थिति में परिवर्तन होगा तो किसी टी समय में मान लो इसका कोण परिवर्तित हो गया ओमेगा टी। तो ओमेगा टी से यहाँ पर परिवर्तित हुआ ये, तो बच्चों फाई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, अभी क्या बोल रहे हैं हम कि बी भी कांस्टेंट है, ए आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल भी कांस्टेंट है और एन फेरों की संख्या भी कांस्टेंट है। चेंज किस में हो रहा है, थीटा में। तो हमने बोल दिया फाई इज इक्वल टू एन बी ए कोस थीटा, और बच्चों थीटा की जगह मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर ओमेगा टी। तो अब की बार ओमेगा टी मतलब थीटा में बदलाव होने वाला है, तो बच्चों ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब की बार सिर्फ और सिर्फ यहां पर चेंज होगा एंगल में, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों एन बी ए ओमेगा
साइन ओमेगा टी। तो कोस ओमेगा टी का जो अवकलन है बच्चों ये हो गया ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा तो आ गया बाहर और साइन ओमेगा टी मिल गई हमें इसकी वैल्यू। या आप इसको कह सकते हो E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, जहां पर ई नोट है बच्चों NBA ओमेगा और इस ई नोट को हम बोलते हैं अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल का आयाम, ये बोल सकते हो बच्चों आप इसको। ठीक है, तो ये अच्छा फाई को भी आप बोल सकते हो फाई नोट कोस ओमेगा टी, जहां पर फाई नोट क्या है अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स या फ्लक्स का आयाम, ये बच्चों आप कह सकते हो। तो देखिए अभी जो ऊपर मैंने प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाला, यहां पर अलग अलग निकाल के समझाया। तो फाई को हम समय के सापेक्ष अवकलित कर देंगे, उसमें परिवर्तन की दर निकाल लेंगे तो बच्चों मिल जाएगा फ्लक्स, जो अभी अपन ने पीछे देखा E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर ई नोट की वैल्यू क्या है NBA ओमेगा, NBA ओमेगा ये है यहाँ पर ई नोट। इसी तरीके से प्रेरित धारा की बात कर ली जाए तो मान लो कि भाई कुंडली जो है आयताकार कुंडली, यहाँ पर उसका क्षेत्रफल A है और उसका प्रतिरोध कैपिटल R है, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R, यहां से आप निकाल लोगे। या इसको बोलो आप तो NBA ओमेगा अपॉन R साइन ओमेगा टी। और बच्चों NBA ओमेगा अपॉन R को मैं बोल दूं यहां पर प्रेरित धारा का आयाम, मतलब आई नोट। तो ये संबंध बन गया आपका आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा टी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो प्रेरित धारा। अब देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट जो है वो क्या निकल के आता है यहां पर कि अगर हम इनका ग्राफ देखें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा ये दोनों तो साइन का फलन है, साइन थीटा का फलन है दोनों। इसका मतलब दोनों एक साथ चलेंगी, समय के सापेक्ष एक साथ परिवर्तन होगा। लेकिन जो फ्लक्स है चुंबकीय फ्लक्स वो फाई कोण का यहाँ पर पाई/2 कोण का यहाँ पर कलांतर है। मतलब चुंबकीय फ्लक्स और प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल में बच्चों कलांतर है ये पाई/2 का होता है। यहाँ पर आगे बात करेंगे जनित्र में हम इसकी डिटेल में। चलिए क्वेश्चंस की बात करें, किस पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। तो 1 मीटर लंबी कोई चालक छड़ है, वो अपने एक सिरे से गुजरते हुए ऊर्ध्वाधर एक्स के परित 5 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूमती है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो है वो 0.2 गुणा 10⁻⁴ हो, तो छड़ के दोनों सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल ऊर्ध्वाधर एक्स में है तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्षैतिज घटक है तो आप निकाल सकते हो डायरेक्टली यहाँ पर E इज इक्वल टू BHLV, E इज इक्वल टू BHLV का कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पर घूर्णन की बात हो रही है तो हाफ B ओमेगा L स्क्वायर वाला अभी जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था, तो ये हो गया हाफ BHL, ये वाला रिलेशन। यहाँ पे बच्चों BH की वैल्यू दे रखी है, लंबाई दे रखी है ओमेगा, तो ओमेगा के लिए आपको F दिया हुआ है, तो ओमेगा को आप निकाल सकते हो 2 पाई F से, F दिया हुआ है तो यहां से आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकल जाएगा आपका। इसी तरीके से एक आयताकार कुंडली बोल दी और इसमें फेरों की संख्या बोल दी बच्चों 300 तथा इसका औसत क्षेत्रफल बोल दिया 25 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर। कुंडली को रखा गया है 4 गुणा 10⁻⁻2 टेस्ला के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में और ये अपनी लंबवत एक्स के परित 50 चक्र प्रति सेकंड। तो बच्चों ये बोल दी आपको आवर्ती, तो 50 चक्र प्रति सेकंड के वेग से, तो लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना, ये वेग नहीं है, ये क्या है इसकी आवर्ती। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान, तो बच्चों अभी अपन ने देखा प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान होता है E नोट इज इक्वल टू NBA ओमेगा। वापस से आपको F की वैल्यू दी हुई है ये, तो यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हो 2 पाई F और सीधे कैलकुलेशन है। यहाँ पर क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, जिसको आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों वोल्ट में। नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन की बात करें तो 0.50 मीटर त्रिज्या वाले एक पहिए में 10 धात्विक ताने हैं और आपको बोल दिया कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब चक्कर प्रति मिनट की दर से घुमाया जा रहा है। यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.04 गाउस हो तब पहिए के रिम और धुरी के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो वापस से देखिए बच्चों, तानों की संख्या पर तो निर्भर करेगा नहीं, तो ये तो दिया है क्वेश्चन में सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको यहां पर निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो आपको यूज करना पड़ेगा बच्चों फॉर्मूला हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। B आपको गाउस में दिया हुआ है, तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र को आपको चेंज करना होगा टेस्ला में,
तो 0.04 गुणा 10 की घात -4, एक गाउस में होते हैं 10 की घात -4 टेस्ला, तो ये कन्वर्ट हो गया यहाँ से। आवर्ती आपको दी हुई है चक्कर प्रति मिनट में, तो प्रति सेकंड में होती है आवर्ती, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 60 का दे दो भाग, तो एफ की वैल्यू मिल गई बच्चों आपके पास 2 रिवॉल्यूशन प्रति सेकंड, आरपीएस बोल सकते हो इसको या 2 हर्ट्ज बोल सकते हो। ये आपकी एसआई यूनिट में चेंज हो गई। अब यहां पर सीधी आपको वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करनी है। तो ये थे बच्चों कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस। चलिए तो रिमेनिंग पोर्शन इसमें अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे इसमें रिमेनिंग नेक्स्ट पोर्शन, जिसमें जनरेटर्स की बात करेंगे, जनित्र की बात करेंगे, किस तरीके से जनित्र में इस प्रेरण का कॉन्सेप्ट काम में होता है और किस तरीके से आप देखते हो स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण की घटनाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।